नमस्कार। उत्तराखंड की बात में आज एक बार फिर से हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार और पंजाब केसरी समूह के उत्तराखंड के संपादक निशित जोशी साहब हैं। जोशी साहब से बात करेंगे और इस वक्त जो सबसे गंभीर मसला है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो इस समय सबसे गंभीर मसला है हल्द्वानी और हल्द्वानी के बनभूलपुरा का। आपने देखा बीते दिनों वहाँ क्या कुछ हुआ और किस तरह से वहाँ कई लोगों की जिंदगी जो है खतरे में आई। हालांकि समय रहते कार्रवाई की गई, लोग बच गए, बावजूद इसके एक सवाल खड़ा हुआ है और उस सवालों का जवाब लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जो हमारे एडिटर हैं निशित जोशी साहब, उन्होंने बड़े विस्तार से अब्दुल मलिक का इतिहास बताया था कि अब्दुल मलिक दरअसल है क्या, कहाँ का रहने वाला, बचपन कैसा रहा उसका, किस तरह वो आगे बढ़ा और किस तरह से वो एक विशेष मानसिकता में बनता गया। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास शो में। सर, जो बात होगी आज होगी कि बनभूलपुरा में जो कुछ हुआ, एक समय बीतता जा रहा है लेकिन अब तक अब्दुल मलिक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। कौन सर उसको सरपरस्ती दे रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ हो सकता है वो? यही ढूंढने की बात है कि अब्दुल मलिक कैसे गायब हो गया। आपको याद है अतीक हत्याकांड का गुड्डू मुस्लिम भी गायब है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो सही समय की तलाश कर रहे हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब दिन पर दिन लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। तो तमाम ऐसे तत्व जो अपने, जिनमें मैं कहूँगा विदेशी ताकतें भी, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को मोहरा बना के अपना काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हाइड दे रखी होगी और हो सकता है उनके कुछ सरपरस्त आसपास हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड में पहुंच भी चुके हों जो उनको जानकारियां भी दे रहे हैं। और सर, देश का एक और राज्य है पश्चिम बंगाल जो बहुत सेंसिटिव है। जी जी, हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सुर्खियों में आती हैं, लेकिन कार्रवाई ऐसी मुकम्मल नहीं हो पाती है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हमने फिर से देखा 24 परगना जिला में किस तरह से महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ वहाँ पे शोषण किया गया। लेकिन घटना अगर उत्तराखंड की है, देवभूमि की है, तो कुछ सर जो सो कॉल्ड ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार है, वो यहाँ ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं बनिस्बत वो बंगाल में नज़र आते। क्या वजह है? क्या उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट है? यहाँ पे आके चीज़ों का बखान करना, उनकी फैक्ट फाइंडिंग करना, ये उन लोगों के लिए आसान हो जाता है कि वो इसके बजाय वो बंगाल जाके उसकी पड़ताल करते, वहाँ की रिपोर्ट तैयार करते। क्या लगता है सर, एक ये प्लानिंग है कि उत्तराखंड जैसे खूबसूरत वादियों वाले प्रदेश को डिफेम किया जाए? जी, निश्चित तौर पे उत्तराखंड में एक समय था जब माओवादी आंदोलन बहुत चरम पे था। माओवादियों ने यहाँ बहुत काम किया और आप जिस ओर इशारा कर रहे हो वो अर्बन नक्सल की ओर जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अर्बन नक्सल बेसिकली वो हैं जो नक्सलियों को बौद्धिक प्रदान करते हैं। शहरी लोग होते हैं, बौद्धिकता प्रदान करते हैं। बेसिकली नक्सल है क्या? एक नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था, चारू मजूमदार ने शुरू किया था 70 दशक में। वो माओ से तुंग के बहुत बड़े समर्थक थे। यानी चीन में वो लोग मानते हैं कि हथियार से ही सशस्त्र क्रांति हो सकती है और इससे हम अपने अधिकार लेंगे। और ऐसे लोग, मैं कहूँगा कि ये खाल ओढ़ के खास बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, हो सकता है कुछ लोग IAS से में सेलेक्ट हो जाएं और वहाँ से आपका त्यागपत्र दे के आ जाएं। इस तरह के लोग जो उस मानसिकता के होते हैं वो तरह तरह का वेश धारण करके आ जाते हैं। और शायद अभी जो जानकारी मिल रही है, हल्द्वानी में भी शायद कुछ ऐसे लोग पहुंच गए हैं। और क्योंकि हल्द्वानी में जो झगड़ा हुआ है ना, ये एक तरफा है, इसमें अभी सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं है। ये लोग धीरे धीरे मानवाधिकार के नाम पे एक चीज पैदा कर रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं। वो कह रहे हैं वर्ग विशेष को ही प्रताड़ित किया जा रहा है और ये टीम आके यहाँ जमी हुई है बार बार, और वहाँ के लोग परेशान हैं। वहाँ के कुछ उस मोहल्ले के लोग, बनभूलपुरा के जो समझदार मुस्लिम हैं, उन्होंने मुझसे बात की है। वो कह रहे हैं कौन लोग आ गए जो हमको बरगला रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों को चयनित करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
आप जहां तक दूसरी बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, मैं इनसे पूछता हूं, संदेश खाली में जब महिलाएं कह रही हैं कि उनको घर का दरवाजा खटखटा के बुलाया जाता है, रात भर उनको बुला लिया जाता है, रात भर उनको रखा जाता है और सुबेरे उनको छोड़ दिया जाता है, उनके घर में मातम होता है, तो ये वहां क्यों नहीं जाते? क्योंकि बेसिकली ये आपको याद होगा, एक जॉर्ज सोरस ने कहा था कि मैं भारत को और स्पेशली नरेंद्र मोदी को डिफेम करने के लिए पूरा पैसा लगा दूंगा। अब देखिए चीजें वैसे ही घूमती दिखाई दे रही है। एक और किसान आंदोलन, वही लोग हैं और इधर ये, इसमें भी वैसे ही लोग हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से देखना होगा, कौन कौन वहां के आया है, क्यों बस गया है और मानवाधिकार के नाम पे क्या कर रहा है, क्या जांच कर रहा है। आप सर इस बात को स्पष्ट रूप से आप इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कवायद की जा रही है, ये नजर आ रहा है ये आपको? सुनिश्चित तौर पे उन्होंने अपने टारगेट्स चुन लिए हैं और उन टारगेट्स पे वो काम कर रहे हैं। इनके पीछे कौन सी शक्तियां छिपी हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। आपको याद होगा नोवेल रॉय सिंघम, वो जो चीन से फाइनेंस करता था, जिसमें एक कोई अपनी चलाती थी वेबसाइट, वो भी फंसी हुई है। आप देखिएगा आज से 2 महीने 3 महीने बाद सबके चेहरे, हो सकता है 15 दिन महीने भर में इनके चेहरे बेनकाब होंगे कि इनको कौन फाइनेंस कर रहा है, कहां से इतना पैसा लाते हैं, कहां से इनके पास आता है। और मानवाधिकार सिर्फ उनको वहीं दिखता है जहां वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष की बात होती है, और जगह मानवाधिकार नहीं होता। मानवाधिकार का अर्थ है मानव का अधिकार, तो मानवाधिकार सब जगह लागू होना चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते ये लोग? आपने एक बात का जिक्र किया जोशी साहब कि बाहर से फंडिंग, ये मसला हमारे लिए बहुत गंभीर है और हमने कई बार इस शब्द को सुना है। और कई बार तो हमारी जो देश की टॉप एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने फंडिंग में लोगों को गिरफ्तार तक किया है। चुनाव से पहले जिस तरह से एक बार फिर से फंडिंग की बात आ रही है देश को अस्थिर करने के लिए, आपने जैसा चीन का हवाला दिया, क्या और भी बाहरी शक्तियां हैं जो इस समय भारत को परेशान करने के लिए, अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? उनसे लड़ना, उनको रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी देखिए, ऐसा है कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो अपने एनजीओ चलवाती थी, भारत के विकास को बाधित करती थी, यहाँ फंडिंग करती थी, उन सब के काम रुक गए हैं। भारत बहुत तेजी से विकास की गति पे जा रहा है और वो अपने धंधे बंद हो गए हैं उनके। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसको डिस्टर्ब किया जाए, भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए और अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाए। ये वो ताकतें हैं। उनका मैं नाम नहीं इसलिए लेना चाहूँगा कि 2 नाम मैंने बड़े ले लिए हैं जिन्होंने खुली चुनौती दी थी। जॉर्ज सोरस ने तो खुलेआम कहा था। इन सब के पीछे अगर जांच होगी तो वही लोग हैं जिनको टूल किट लोग कहते हैं। तो ये लोग छिप के काम कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपोज होंगे, क्योंकि इस बार सरकार भी मुझको अलर्ट दिख रही है। लेकिन हल्द्वानी जैसी जगह पे ये लोग कर रहे हैं तो हल्द्वानी में सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इनके पीछे इंटेलिजेंस लगानी चाहिए, ये क्या काम कर रहे हैं। और जैसे ही इनकी बात ऐसी आए कि ये सांप्रदायिकता को पोषित कर रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको उठा के बंद कर देना चाहिए। उत्तराखंड को सर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हल्द्वानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपका बहुत अच्छा वक्त वहाँ बीता हुआ है। इसके अलावा 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त आपने पत्रकारिता में बिताया है। क्या सर कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है? जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ हल्द्वानी का, हालांकि अब चीज़ें सारी कंट्रोल में हैं, क्या ये संभव है कि कुछ लोग यहाँ लोकल लेवल पे इन्वॉल्व हुए हों? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम गिरे, ये तैयारी थी, ये मुकम्मल तैयारी थी। मेरा इशारा सर लेफ्टिस्ट की तरफ है, जो नाम तौर पे जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो समर्थक हैं और उत्तराखंड से उनका नाता रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कहीं उनका कोई मौन समर्थन आपको नजर आ रहा है इसमें? जी मौन नहीं, एक्टिव एक्चुअली में होता क्या है कि ये लोग से पहले एक माहौल बनाते हैं कि संप्रदाय विशेष के साथ अन्याय हो रहा है। ये उनमें घुस जाते हैं, उनके युवाओं को जो जरा सा भी देखते हैं बरगलाया जा सकता है बरगला देते हैं और अंदर ही अंदर खाते तैयारी करवाते हैं। आसपास के जिलों से अपने उन कैडर्स को भेजते हैं जिनको ये ट्रेन कर चुके हैं, पूरा उनका ब्रेन वॉश करके उनको एकदम नक्सलाइट बना चुके हैं।
उनके थ्रू काम करते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला नक्सलाइट माओवादी वो भी इस समय यहाँ एक्टिव है, और जानकारी आ रही है उनके साथ कुछ और लोग वहां बैठ के पिछले 2-3 दिन से वहीं डेरा डाले हुए हैं। आखिर क्यों? किस मानवाधिकार की आप जांच कर रहे हो? क्या सिर्फ पुलिस वाले नहीं मारे गए? पुलिस वालों को चोट नहीं लगी? वो मानव नहीं है क्या? जो अधिकारी हैं, संवर्ग है, उनको चोट नहीं लगी? मानवाधिकार सिर्फ वर्ग विशेष का ही होगा, या जहां आपके स्वार्थ सिद्ध होंगे वही मानवाधिकार होगा? यही इनके चेहरे के नकाब को उतारता है कि दे आर किसी खास मकसद से खास लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अस्थिरता फैले। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो लोग भी हैं, जैसा आपने अभी बताया कि 2-3 लोग तो जमे हुए हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में या फिर आसपास जमे हुए, ये पहले से सक्रिय हैं। ये मौके की तलाश में रहते हैं कि इन्हें जल्द कभी भी मौका मिले और ये अपना काम कर जाए। तो क्या सर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए? जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनको पहले से थोड़ा अलर्ट मोड पे नहीं रहना चाहिए, ताकि जब इस तरह की घटना हो वो एक बड़ा रूप ना ले पाए, वो एक भयावह रूप ना ले पाए, उनको समय रहते रोका जा सके। देखिए, ऐसे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इनके पास जो कानूनी मदद देने वाले लोग बहुत मजबूती से वो भी खड़े हुए हैं, और कभी यहाँ काम करते हैं, कभी महाराष्ट्र चले गए, कभी कहीं चले गए, और जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है कूद के फिर यहीं पहुंच जाते हैं और माहौल को गरमाते हैं। ऐसा नहीं, एजेंसियां भी काम करती हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी होती है, सब जानकारियां होती हैं, और अभी भी हो रही होगी। मैं नहीं मान के चलता कि अभी इनको देखा नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा गंभीर, और हो सकता है इनको पता हो कि अब्दुल मलिक कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। हो सकता है वहाँ से ये बातचीत भी कर रहे हैं, संपर्क में हो रहे हो, और हो सकता है उससे बहुत सी जानकारियां भी ले रहे हो। क्या सर इसे वेल प्लान्ड मॉडस ऑपरेंडी कहा जा सकता है? मे बी पॉसिबल। मुझको तो लगता है जिस तरह से वहाँ पे झगड़ा हुआ है, अब बता रहे हैं पेट्रोल बम फेंके गए हैं, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, और महिलाओं ने भी पत्थर मारे हैं, तो इसका अर्थ वेल प्लान्ड ढंग से ये तैयारी कर ली गई थी। और इसके पीछे हो सकता है यही सब लोग जो यहाँ इस समय आगे घूम रहे हैं, हो सकता है उनका मानस इसके पीछे काम कर रहा हो, और इन्होंने ही प्लान करवाया हो, और अब ये मानवाधिकार कार्यकर्ता बन के उसके नाम पे यहाँ पहुंच गए हों। इतने शूड हैं ये लोग। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सर ये घटना निसंदेह एक काला इतिहास कही जाएगी, क्योंकि अमूमन ऐसी घटनाएं यहाँ होती नहीं है, और ये दंगा नहीं था, ये हमला था। जो प्रशासन की टीमें थी, जो पुलिस की टीमें थी, वो अपना काम करने गई थी, उनके काम को रोका गया, उन पे पत्थरबाजी की गई। दंगा दरअसल 2 पक्षों में होता है। जब हिंदू मुस्लिम का विवाद हो, जो कम्युनिटी विवाद होते हैं, तो वो यहाँ नहीं था। लेकिन सर अब इसकी आप मानते हैं कि एक शुरुआत हो सकती है इस घटना से, अगर इस पर सख्ती से रोक नहीं लगाया गया, उस वर्ग के प्रबुद्ध लोग सामने आकर बैठकर सर्व समाज के साथ अगर बात करें कि आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, आपको लगता है कि सख्त दरकार है इसमें उत्तराखंड को? देखिए, मैंने हल्द्वानी को विकसित होते देखा है। बहुत छोटा सा कस्बा था, और उस जमाने के जितने लोग हैं उन सबको मैं जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। हुआ क्या है कि जब राज्य बना तो बहुत से लोगों को लाके बाहर से बसाया गया, और पार्टी विशेष ने ज़्यादा बसाया। ये उनका वोट बैंक है। उनके विधायक, उनके पूर्व विधायक, उनके जो मंत्री बन रहे हैं, उनके संरक्षण में खड़े हो जाते थे। आज भी वो लोग अपना वोट तलाश रहे हैं, और इनको एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब इन लोग पे केस होंगे, इन लोग की वो तोड़े जाएंगे, तब वो गायब हो जाएंगे। अभी उनको मोहरे की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये वहाँ के मुअज्जिज़ लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको समझाना चाहिए। लेकिन जब किसी के दिमाग में भर ही दी गया है, और कुछ भरने वाले लोग वहाँ पहुँच के बैठे हुए हैं, संकट वो आ रहा है। जो लोग वहाँ बाहर से भरने बैठ गए हैं, उनको पहले हटा दिया जाए, तो प्रॉब्लम लोकल लेवल पे तुरंत सॉल्व हो जाएगी। वो नहीं सॉल्व होने देना चाहते। संकट ये है। और यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस समस्या के जीवित रहने में अपना हित देख रहे हैं, और यही वजह है कि ऐसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते हैं।
अभी के लिए सर धन्यवाद आपका। आपने एक और गंभीर मुद्दे पे हमसे बात की और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखा। फिर किसी और मुद्दे पे हमारे एडिटर सर के साथ हम बैठेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।